नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडियो विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जून के पार्ट थर्ड देखेंगे। पहला वाला जो मेरा वीडियो है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य हम कवर किए हैं। इसमें पीडी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग को जैसे पता है कि पीडी को पढ़े कैसे, पीडी में क्या याद करें, क्या छोड़े, क्या हम सब कुछ याद करें पीडी में, ये सब बात बताते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो, हमसे फ़ायदा होता है तो हमको बताइए। और वीडियो अगर मेरा पहला बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपको खराबी दिखा वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। कॉप, यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कॉप 26 जो है, मतलब COP फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां मीटिंग होगा। कहाँ? इंग्लैंड में। यहाँ पे इंग्लैंड के ग्लासगो शहर में। ठीक, ग्लासगो शहर में। अब ग्लासगो शहर में होंगे, ये तो बात सही है। कॉप 26 का मीटिंग होगा। भाई कॉप 26 है का? देखिए, कॉप का मीटिंग जो होता है, एक कॉप ये जो कॉप 26 है, ये पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए हो रहा है मीटिंग। वैसे कॉप का मीटिंग आपको बायोडाइवर्सिटी के लिए भी होता है। ठीक, और आपको बहुत सारे मतलब पर जो प्रयास किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, उस सब के लिए भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉप का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिल गए, कॉन्फ्रेंस किए, उसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। ये मीटिंग लगातार हर वर्ष होती है। ये 24वां मीटिंग है। ठीक, यहाँ पे कॉप 21 का आप लोग को याद रहना चाहिए कि पेरिस समझौता है। इसी के तहत आपको अपने अपने देश को, सभी देश अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन जो है इतना प्रतिशत कम करेंगे। ठीक, पेरिस समझौता कॉप 21 के तहत हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कॉप 26 जो है आपको ग्लासगो में होगा, ब्रिटेन में। ये आप लोग को बीच में इसको टाल दिया गया था क्योंकि बीच में कोविड-19 का प्रकोप था, तो इसको अब 21 में किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये कॉप जो है जब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, उसको हम रियो डी जेनेरो समझौता कहते हैं। वहीं पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी। पर्यावरण संरक्षण में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करना भी आता है। तो यहीं से शुरू हुआ कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के गैस को कम किया जाए, जिसमें प्रमुखता रहती है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। ठीक, तो कॉप 21 के तहत क्या कम करने का निर्णय लिया गया है? तो आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले गैसों को कम करने के लिए, मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए। ठीक, याद रखिएगा। इसके पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के गैस को कम करने के लिए आपको एक और मीटिंग हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो 97 में हुआ था, याद रखिएगा। और बहुत सारे मीटिंग होते रहते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, मील का पत्थर साबित हुआ है ये सब। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है। इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के संबंधित है। ठीक, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ साथ किगाली प्रोटोकॉल भी है, ये भी आपको ओजोन संरक्षण से संबंधित है। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को में संशोधित किया गया और किगाली प्रोटोकॉल को लाया गया, तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए कार्डिनो प्रोटोकॉल मेक्सिको में हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सब बात याद रखिएगा। और बहुत सारे प्रोटोकॉल है जैव विविधता से संबंधित। आइची लक्ष्य भी होता है, जिसको नागोया प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, ये जापान में हुआ था, ये भी जैव विविधता से संबंधित है। ये सब जितने भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना, जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन फंसता है, वेट कीजिए, बस थोड़ा दिन सब वीडियो डाल देंगे, कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। रटना तो दूर, आप लोग को एक बार वीडियो देखिएगा याद हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डॉक्टर GP सामंत भारत के नए मुख्य संख्याविद हो गए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रफली याद रखिएगा। भारत के नए संख्याविद डॉक्टर GP सामंत। आगे जो न्यूज होगा हमारा वो देखते हैं, कवर करते हैं। 1 मिनट की लो। ये GP सामंत हो गए। GP सामंत के बाद आए हैं आपको सिडबी के नए CMD, याद रखिएगा, एन रामन नहीं, एस रामन। सिवडी के नए CMD एस रामन। सिवडी का मुख्यालय लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। ठीक, सिडबी का काम क्या है? तो आपको लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है। सिवडी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। उसी के CMD बने हैं। उसी के CMD कौन बने हैं?
तो एस रामना मोस्ट BBI। ठीक है, इसके साथ साथ लघु उद्योग को बैंकों को ऋण देने के लिए, सूक्ष्म उद्योग को ऋण देने के लिए मुद्रा योजना लाया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट BBI, जितना BBI कर लीजिए उतना। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक, अब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है बने थे? सुकुमार सेन। ठीक, और इसके साथ साथ सुशील चंद्रा जो है भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 6 साल, और उम्र कितना होता है? 65 साल, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, चुनाव आयोग में कितने सदस्य? 3 सदस्य है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब एक पद जो होगा चुनाव आयुक्त का रिक्त होगा, और ये जो चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, एक पद इसमें रिक्त है, तुरंत भरा जाएगा उसको, उनका नाम भी याद रखना होगा हम लोग को। चलिए, एक आपको TN सेशन का नाम याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हुआ करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया अपने क्षेत्र में। पहले क्या था, आपको 1989 के पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्य था। ठीक, चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के द्वारा 15 जनवरी 1950 को किया गया। 25 जनवरी 1950 किया गया। अब देखिए, निर्वाचन आयोग क्या होगा? अनुच्छेद में उल्लेख है, मतलब संवैधानिक संगठन है। ठीक, नीति आयोग संवैधानिक संगठन नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अब क्या हुआ, जब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन की आयु, मतलब मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, तो चुनाव आयोग को भार बढ़ गया। इसीलिए भार को कम करने के लिए 1 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया। लेकिन बाद में इसको पर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ है, इसमें राजनीतिक दल के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, स्वतंत्रता से उनके स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो केस गया। बाद में फिर 1 सदस्य कर दिया गया। लेकिन जब फैसला आया 93 में सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से यह फिर 3 सदस्य हो गया। तो पहले 89 में 3 सदस्य, फिर उसके बाद आपको 1994 से 3 सदस्य हो गया, 93 के फैसले के बाद में। ये बात याद रखिएगा, 90 में से 93 फिर से 1 सदस्य था। तो आपको अब कितने सदस्य? 3। 90 के पहले 1 सदस्य था, कब इसको 3 सदस्य बनाया गया? 89 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, संजय सीमेंत उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष, सीनेत। अब जो UP-PCS के कैंडिडेट है या यूपी के रहने वाले लोग हैं, वो याद रखेंगे। ठीक, कि UP-PCS लोकसभा आयोग के कौन है? संजय सीनेत। BPSC या अन्य आयोग का एग्जाम देने वाले लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं है उसका। नेक्स्ट आते हैं, अजय सेठ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। मोस्ट में भी यह है, अजय सेठ आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। अब TB सोमनाथ क्या होंगे? नए वित्त सचिव होंगे। यही वित्त सचिव 1 रुपया या उससे कम राशि पे अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो अब 1 रुपया के नोट पर कौन हस्ताक्षर करेंगे? या सिक्का पे आपको, या 1 रुपये से कम पे TB सोमनाथ, यही वित्त सचिव हैं। और आर्थिक मामलों के सचिव कौन बने? अजय सेठ, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को जानना है कि वित्त मंत्रालय के तहत कुल 5 विभाग होते हैं। ओरस्टम, जो 5 विभाग में जो ओरस्टम होंगे उनको वित्त सचिव का दर्जा दिया जाता है। ठीक, अब देखिए 5 विभाग कौन कौन है? तो 5 विभाग जो है वो डिपम है। फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्ट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है वित्तीय सेवा विभाग होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? व्यय विभाग होता है। तो एक डिपम हो गया, व्यय विभाग हो गया, वित्तीय सेवा विभाग हो गया, और उसके बाद राजस्व विभाग हो गया। ठीक, राजस्व विभाग, दीपम, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। ठीक, और उसके बाद वित्त सचिव। 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। CMD रेखा मेनन, एसेंचर की CMD रेखा मेनन जो है नस्कॉम के नए चेयरपर्सन बनी है। याद रखिएगा कि नस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है? रेखा मेनन। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हो गया, न्यूज़ कवर हो गया, कोई न्यूज़ छूटता नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। हम वही बात बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उतना याद रखना होगा।
प्रिज्जल पुरस्कार। पहले ये पीडी में देता नहीं था या जल्दी मिलता था नहीं। जब एक भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया उसके बाद पीडी हर साल छपता है इसके बारे में। तो एक बात यहाँ से आपको याद रखना होगा कि प्रिज्जल पुरस्कार जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो आर्किटेक्चर जो होता है ना, भवन निर्माण या पुल निर्माण के लिए नक्शा से बनाया जाता है, ठीक है, उसके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब इस साल किसको दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना है तो रख सकते हैं। जीन फिलिप वासल फ्रांस के रहने वाले हैं। एनी लोकेशन, दोनों को संयुक्त रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। मतलब प्रिज्जल पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में है। किनको दिया गया है, तो जीन फिलिप वासल और एनी लोकेशन। वैसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई भारतीय को दिया गया था तो इम्पोर्टेंट होता। ठीक, याद रखिएगा प्रिज्जल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो आपको आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला है। आगे हम बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको दिया गया है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो गणित के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक, अब किसको दिया गया है, तो लास्टली दिख नहीं रहा है दोस्तों, 1 मिनट लगता है कुछ न कुछ। लास्टली लोबास को दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम किए हैं। गणित के क्षेत्र में यह नोबेल तुर पुरस्कार माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा किसको दिया गया, लास्टली लोबेज और प्रिस्टन, इस नाम क्या है इनका, ऑबी बिडरसन। मतलब 2 आदमी को एमी पुरस्कार दिया गया है, लास्टली लिजाब और ऑबी बिडरसन। याद रखिएगा ऑबी बिडरसन। थोड़ा सा इसको नेट से खोज लीजिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको अच्छा से। ठीक है, लास्टली लिबाज और ऑबी बिडरसन, ये दोनों आदमी को दिया गया है एमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको, मैथमेटिक्स में क्षेत्र में दिया जाता है। मैथमेटिक्स का इसको नोबेल के तुल कंपेरिजन किया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है नीतू सिंह को दिया गया है। किनको, नीतू सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अब चमेली देवी कौन है, चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में किया गया था। ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो सबसे पहले विजन क्या है, तो क्रिकेट से संबंधित पत्रिका है। इसको क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। ठीक, विजन को क्रिकेट का बाइबिल कहते हैं। देखिए, खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 70% क्वेश्चन क्रिकेट से आते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इस वर्ष यह पुरस्कार जो है पुरुषों के लिए बेन स्टोक्स को दिया गया है। कौन, बेन स्टोक्स। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड का ऑलराउंडर है। ठीक, चलिए, बेन स्टोक्स को इसके पहले भी 19 में दिया गया है, 20 में भी दिया गया है। तो 2 साल बेन स्टोक्स लगातार लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजन कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। महिला में बेथ मुनी को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलियाई की महिला क्रिकेटर हैं, ओपनर हैं। ठीक है, बैटिंग करती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपको 2020 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजन के द्वारा किसको दिया गया है, पुरुष में बेन स्टोक्स और महिला में बेथ मुनी, याद रखिएगा। विराट कोहली को आप 3 बार दिया गया है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ महिला पुरुष हो गया। T20 के लिए किरण पोलार्ड को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत 1971 में हुई थी, जैसे आप लोग को पता है। और पहला मुकाबला भारत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस 5 दशक में अलग अलग दशक के लिए आपको पुरस्कार लीडिंग सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द दशक घोषित किया गया है। मतलब 5 दशक के लिए 1971 के बाद से जितने भी दशक हुए 10 साल के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द दशक घोषित किया गया विजडन के द्वारा ही। इसमें आपको भारत के क्रिकेटर छाए हुए हैं।
देखिए बताते हैं कैसे। 70 से 80 के लिए विवियन रिचर्डसन को, ठीक है। और आपको कपिल देव को 80 से 90 के दशक में, 90 से 2000 के दशक में सचिन तेंदुलकर, 2000 से 2010 के दशक में मथैया मुरलीधरन और 2010 से 20 के दशक में विराट कोहली। याद रखिएगा पांचों का नाम, और पॉसिबिलिटी हो तो याद रखिएगा, नहीं पॉसिबिलिटी हो तो भारत के तीनों आदमी का नाम याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, विजडन के द्वारा ही 20 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो बने हैं, 5 क्रिकेटर को नामित किया जाता है इसके तहत, ठीक है। 5 नहीं, 2 3 4 जितने देना होता है देते हैं लोग। जिसने 2020 के क्रिकेटर के रूप में विजडन में नामित किया गया है। इन क्रिकेटर कौन कौन है, मतलब लीडिंग नहीं, ये इनको नामित किया जाता है विजडन के द्वारा अपने मैगजीन में। तो कौन कौन है, तो इंग्लैंड के जॉक क्राउले है, उसका डारन स्टीवेंस है, डॉम सिवले है, तीनों आदमी इंग्लैंड के ही हैं। वेस्ट इंडीज़ के जैसन होल्डर हैं, और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है। ये पांचों आदमी को विजडन को नामित किया गया है। याद रखिएगा पांचों आदमी के नाम, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। विजडन के 5 खिलाड़ियों में स्थान पाने वाले भारत के कितने क्रिकेटर हैं, तो हर साल 5 खिलाड़ियों को इसमें नामित किया गया जाता है। याद रखिएगा, हम 2-3 बोल दिए हैं, गलती से बोला गया है। किसी भी क्रिकेटर को यह सम्मान एक से अधिक बार नहीं दिया गया जाता है। एक बार किसी खिलाड़ी को इसमें नामित कर दिया गया, उसके बाद अन्य खिलाड़ियों को नामित नहीं किया जाता है। भारत के 20 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार जो है क्रिकेट की दुनिया से बाहर आते हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट पुरस्कार आपके लिए होगा बाफ्टा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है। मैं अमेरिकी फिल्म नोमाडालैंड को सर्वाधिक 4 पुरस्कार। एक विधवा के जीवन पर कहानी है, जिसके पति की मृत्यु हो गई रहती है, और अपना जीवन कार में ही गुजारती है। कार पे वस्तु सब कुछ बेचते हैं और कार पे घूम घूम के अपना जीवन गुजारते हैं। उन्हीं पे एक कहानी आधारित है नोमालैंड। बाफ्टा पुरस्कार में 4 पुरस्कार दिया गया। बाफ्टा कहाँ पर दिया जाता है, ब्रिटेन के फिल्म जगत में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ब्रिटेन में दिया जाता है, लंदन में, ठीक। इस साल वर्चुअल तरीके से दिया गया है। चीनी मूल के अमेरिकी फिल्मकार कोलो झाओ द्वारा ये फिल्म निर्देशित है। सर्वाधिक 4 पुरस्कार मिले। अब इसमें याद क्या करना है, ये तो बहुत झमेला वाला चीज़ हो जाता है। यहाँ पे याद क्या करना है हम बताते हैं आप लोग को। बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कालो झाओ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमालैंड, सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी गैर फीचर फिल्म अनदर राउंड, ये याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी मैकडोनाल्ड नोमालैंड का है, अभिनेता नहीं, क्योंकि अभिनेता नोमालैंड में है नहीं। तो दूसरी फिल्म के क्षेत्र में अभिनेता को दिया जाएगा, तो एंथनी हॉपिंग्स हैं द फादर्स के रूप में। ये 5 लोगों का नाम याद रखिएगा। इन्हीं 5 लोगों में से ऑस्कर विजेता भी बनेंगे, क्योंकि अधिकांश बार यही देखा गया कि बाफ्टा के विजेता ही ऑस्कर फिल्म में विजेता बनते हैं, तो बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे तो मेरा काम हो गया इतना, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, 93वें ऑस्कर पुरस्कार नोमालैंड को सर्वाधिक 3 पुरस्कार बताइए दिए। वहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 3 मिला। अब यहाँ पे आएंगे हम, इस पुरस्कार के वितरण कहाँ किया जाता है, वितरण कहाँ पे किया जाता है, तो लॉस एंजल्स में किया जाता है। अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर है, वहाँ पे किया जाता है, ठीक। याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। कब हुई थी, 1929 में, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे आते हैं। सिनेमा जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित माने जाने वाले इन पुरस्कारों का वितरण अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अम्पास द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ऑस्कर का विजेता कौन करता है, अम्पास कहता है, जिनसे इन पुरस्कारों को एकेडमिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार को हम लोग एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, चीनी मूल की फिल्मकार क्लोए झाओ द्वारा निर्देशित अमेरिकन फिल्म नोमालैंड सर्वाधिक 3 ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, कहानी थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर्वाधिक 3 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमालैंड एक अमेरिकी विधवा की कहानी है, जो अपने पति की मौत और घर छीन जाने पर अपना वैन में ही रहते हुए बंजारन की तरह घूम घूम कर नई वास्तविकताओं के साथ जिंदगी जी रही है। इस वर्ष ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक 10 नामांकन डेविड फिचर द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म मेक को प्राप्त हुआ था, नामांकन हुआ था, लेकिन इनको एक ही पुरस्कार
पुरस्कार मिल पाया, केवल 2 पुरस्कार ही मिल पाया। तो सबसे अधिक नामांकन किस फिल्म के लिए हुआ था? तो फिल्म था मैक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं इसके वर्ष 2020 और 21 के प्रारंभ में प्रदर्शित फिल्मों के लिए आजकल ये सब तो पढ़ के बताइए दिए हम आपको। यहाँ आइए सबसे पहले देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमालैंड, निर्देशक कालो झा, मोस्ट भी अभिनेता एंथनी हॉपिंग्स, इंपॉर्टेंट है द फादर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है फ्रांसीसी मैकडोरमैड है नोमालैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कालो झा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक 3 पुरस्कार मिले और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपिंग्स को दिया गया फिल्म द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म जो रहा वो कर रहा आपको अनदर राउंड। यही 5 फिल्म आपको वहाँ पे बाफ्टा में भी मिला था। अब यहाँ पे कुछ याद रखना होगा ये भी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल के लिए डेनियल कलुया को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको? डेनियल कलुया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आपको जुंग यून है, याद रखिएगा। 5 के 3 ये सब जितना बता दिए उतना ही याद रखिएगा, बाकी सबको याद करने की ज़्यादा जरूरत आपको है नहीं। आइए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु लियो जोन पेलिसेरी द्वारा निर्देशित फिल्म मलयालम फिल्म जो है जल्लीकट्टू, मतलब भारत की तरफ से ऑस्कर के द्वारा कौन नामित किया गया था? जल्लीकट्टू। किस ऑस्कर के लिए? तो इसका कौन सा ऑस्कर है? 93वें ऑस्कर के लिए जल्लीकट्टू का नामांकन किया गया था, लेकिन यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ 15 में भी शामिल नहीं हो पाई। ऑस्कर पुरस्कारों में 92 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 14 बार नामांकन 3 फिल्मों को दिया गया है। ऑल अबाउट यू, टाइटैनिक और ला ला लैंड, ये 3 फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ नामांकन 14 बार की, मतलब नामांकन 14 पुरस्कारों के लिए किया गया है। लेकिन मिला 11 पुरस्कार सबसे अधिक किसको मिला है? तो टाइटैनिक को मिला है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को दिया गया है। ठीक, मतलब टाइटैनिक को सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को दिया गया है। ये बात याद रख सकते हैं रफली। फिल्म की खोजी फिल्म का फिलीपींस की खोजी पुरस्कार, ये फिलीपींस जो जिसकी राजधानी मनीला है एशियाई देश है। वो भी फिलिस्तीन जो है एशियाई देश ही है, लेकिन फिलीपींस ये प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है। फिलीपींस की खोजी पत्रकार को गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, गुइलेर्मो कार्नो पुरस्कार किस हिस्से में था? तो प्रेस स्वतंत्रता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस दिवस जो 3 मई को पड़ता है उस दिन दिया जाता है, याद रखिएगा। अब पत्रकार का नाम क्या है? मारिया रेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो गुइलेर्मो कार्नो पुरस्कार दिया गया है। ये बात आप लोग याद रखना पड़ेगा। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर दिया जाता है। बाकी सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग के लिए जो नेक्स्ट न्यूज़ होगा वो होगा पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप का क्लाओ हावले मानवाधिकार पुरस्कार। यहाँ पे क्या याद रखना है? क्लाओ हावले मानवाधिकार पुरस्कार, मतलब क्लाओ हावले किस में संत है? तो मानवाधिकार पुरस्कार है। ठीक है, अब किसको दिया गया है ये आप लोग को जानना जरूरी है। तो सऊदी अरब के मानवाधिकार कर्ता जो है लुजैन अल हथलील को यह पुरस्कार दिया गया है, मानवाधिकार पुरस्कार है। यहाँ पे इतना ही आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे तो हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट निधन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निधन में जो होगा वो आपको क्या होगा? तो नरेंद्र कोहली का निधन हो गया है। ये हिंदी के साहित्यकार हैं, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये राम कथा पर अपने टिप्पणी लिखे थे, जिसके कारण इनको आधुनिक तुलसीदास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, रंजीत सिन्हा सीबीआई के निदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। शंकर घोष आपको बांग्ला साहित्य से संबंधित है, इनकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शशिकला अभिनेत्री है, इनकी मृत्यु हो गई, इंपॉर्टेंट नहीं है उतने ज़्यादा, लेकिन रफली याद रख सकते हैं। शरण राठौर, इन देखिए मृत्यु डेथ जो होता है सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोई डेथ पूछता है जिसको हम बता दे रहे हैं, सबका नाम याद रखना जरूरत नहीं है। शरण राठौर जो है प्रसिद्ध संगीतकार, शरण राठौर जो है नदीम शरण की जोड़ी के साझेदार है, इनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा जरूरत नहीं है। नदीम और शरण 2 आदमी थे जिसमें शरण की मृत्यु हो गई, जोड़ी टूट गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
संजय चक्रवर्ती जो है इनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक है। एक खेल से संबंधित है, ज़्यादा जरूरत आपको है नहीं। प्रिंस फिलिप्स, ये ब्रिटेन के राजा थे जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति भी हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक, तो ये आप लोग रफली याद रख सकते हैं। बाकी कहानी अपना पढ़ लीजिएगा, पीडी खुद पढ़ते हैं आप लोग। हमको बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात बताना है। जगदीश खट्टर आपको मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सकते हैं एडमी, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सोली सोराब जी, ये अधिवक्ता रह चुके हैं, ये भी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, मोहन एम संतागोदर, ये आपको मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनका भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, याद करने का इम्पोर्टेंट है नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे हम आते हैं कुछ बृहस्पति, हाँ एक नाम छूट गया था, राजन मिश्रा, इनकी भी मृत्यु हो गई है, शास्त्रीय गायक है, ज़्यादा जरूरत है नहीं इसका याद करने का। चलिए वर्ष और दिवस जो है उसमें आप लोग को क्या याद करना है, तो आपको यहाँ पे ओडिशा दिवस 1 अप्रैल याद करने की जरूरत नहीं है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। खान जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोई जरूरत नहीं है, 4 अप्रैल। राष्ट्रीय नौवहन दिवस 5 अप्रैल, कोई आवश्यकता नहीं है। 5 अप्रैल समता दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस पर जो पूर्व उप प्रधानमंत्री, सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री और बिहार के मतलब राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, इन्हीं की बेटी मीरा कुमार आगे चल के राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई रामनाथ कोविंद से, और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की बेटी थी मीरा कुमार। समता दिवस 5 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, इम्पोर्टेंट है। ये 6 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1896 ईस्वी से ही पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 अप्रैल को ही किया गया था, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, होम्योपैथी के जनक कौन थे? तो सैमुअल हैनीमैन है, उन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल के, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको याद रखने का। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अग्निशमन सप्ताह दिवस 14 से 20, कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, मोस्ट भी विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है नहीं। पुस्तक स्टोरी आई मस्ट टेल, कबीर बेदी, इंपॉर्टेंट, मतलब याद रखना जरूरी है इस सब पुस्तकों। इट्स ए वंडरफुल लाइफ्स रोड्स टू हैप्पीनेस, मतलब इट्स ए वंडरफुल लाइफ्स रोड्स टू हैप्पीनेस, रसिक ब्रांड की पुस्तक है, याद रखिएगा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, श्रीशंकर मेनन, इंपॉर्टेंट है। महोत्सव में देखते हैं तो कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है। टीका उत्सव कब से कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस से शुरू होकर आपको 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस तक चला, याद रखिएगा। तो टीका महोत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चला था।
ठीक। कोपा डेराल एक खेल समाप्त हो गया, रुकिए, लगता है न्यूज यहाँ से समाप्त हो गए हमारे। अब खेल से नहीं, यहाँ रखिए, से सब बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज होगा आपके लिए, एक मिनट है। हाँ, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री के केंद्रीय बैंक गवर्नर जनरल की वर्चुअल बैठक। मतलब ब्रिक्स देश जो आपको 5 सदस्य है, जिसमें ब्राज़ील, अफ्रीका, चीन, रशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसके स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक क्या हुआ है, वर्चुअल हुआ है। बस बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, डिटेल सहमत हुए किए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक खेलों से हटा, ये इंपॉर्टेंट है, पहला देश बना है कोविड-19 महामारी के चलते हटने वाला। ठीक, चलिए, फ्रांस और भारत के बीच में नौसैनिक अभ्यास अरुण का आयोजन किया गया है। तो अरुण जो युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट में यही है। ब्रह्मांड के विकास की समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विश्व के सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना के लिए स्क्वायर किमी एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO के अंतर सरकारी परिषद के गठन 2021 में किया गया है। इसके लिए मतलब इस टेलीस्कोप को बनाने का विचार है, जिसके लिए परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में यह जो टेलीस्कोप होगा 2 महाद्वीपों दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत होगा। इतना बड़ा टेलीस्कोप होगा। इसके लिए लगभग 16 देश जो थे वो वर्तमान सरकारी तौर पर अथवा पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, स्वीडन, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी है, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल आदि का है। इसके साथ साथ भारत भी इसमें शामिल है। बस यही याद आपको रखना है कि इस सम्मेलन से भारत में शामिल है कि नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो ब्रिटेन में होगा। ठीक है, तो स्क्वायर किलोमीटर एरिया और ऑब्जर्वेटरी का जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनेगा उसका मुख्यालय ब्रिटेन में होगा, भारत सदस्य है उसका है। चलिए बाकी सब हो गया न्यूज। अब हम खेल से संबंधित न्यूज देखेंगे। तो खेल से संबंधित जो न्यूज होगा वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कुश्ती संबंधित है। अभी हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुए हैं जो जुलाई के पीरियड में था। यहाँ पे कुश्ती चैंपियनशिप देखेंगे तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है उसको देखेंगे, तो कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। भारत का स्थान कितना है, तीसरा है। मुक्केबाजी में कितना रहा, चौथा। और प्रथम स्थान पर एशियाई है। बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ खिलाड़ी के नाम आप लोग को याद रखना होगा। स्वर्ण कौन जीते हैं, रवि कुमार दाहिया। बस स्वर्ण जीते हैं कि नहीं इसका मतलब हमको नहीं है। रवि कुमार दाहिया क्या खेलते हैं, तो कुश्ती। बजरंग पुनिया कुश्ती खेलते हैं। ठीक, नरसिंह यादव ये भी फेमस पहलवान है, कुश्ती खेलते हैं। महिला में देखते हैं तो विनेश फोगट, गीता फोगट, ये सब लोग कुश्ती खेलती है। ठीक, साक्षी मालिक कुश्ती करती है, ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी रह चुकी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुक्केबाज जो होंगे, मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत को तालिका में शीर्ष स्थान, वाह वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो पोलैंड में हुआ है। याद रखिएगा पोलैंड में हुआ है। बाकी सब आप लोगों को जानने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे न्यूज के लिए हम चलते हैं। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। इसमें मीराबाई चानू क्या खेलती है, याद रखिएगा, भारोत्तोलन करती है। 2 पदक जीते हैं भारत शायद में। इसमें कितने पदक जीते हैं देखते हैं, बताते हैं आप लोग को हम, 1 मिनट। 2 पदक जीता गया महिलाओं के द्वारा, बस 2 ही पदक। इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से संबंधित लीग है, इसका विजेता कौन बना है, मुंबई सिटी बना है, याद रखिएगा। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल के संदर्भ में संस्करण का आयोजन नवंबर 2020 में मार्च 2021 के दौरान किया गया गोवा में। ठीक है, गोवा में आयोजन किया। जीता कौन, तो जीता मुंबई सिटी FC। फाइनल में किसको हराया, AT के मोहन बगान को हराया है। ठीक, याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कोपा डेरेल ये आपको फुटबॉल से संबंधित मुकाबला है, ज़्यादा इसको याद करने की कोई आपको आवश्यकता है नहीं। टेनिस में मार्टे कार्लो मास्टर्स कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू फालतू फालतू। चलिए, फार्मूला रेस जो होता है ये सब फालतू होते हैं। इस वर्ष 23 फार्मूला रेस का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा 21 में। और 23 में से सबसे अधिक जो जीतेगा, मतलब आधा से अधिक, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। 2020 के विजेता कौन है, तो आपको लुइस हैमिल्टन है। 2020 के लिए फार्मूला रेस का विजेता कौन है,
तो लुईस हैमिल्टन है। लुईस हैमिल्टन किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के हैं। क्या चलाते हैं? तो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे हम आते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक खेलों से हट गया है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे आगे वाला कब होंगे? तो ये जो खेल होगा आपको ब्रिटेन में होगा, बर्मिंघम में। ठीक, तो इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है जिसमें 8 टीमें भाग लेगी। ठीक, चलिए ये आपको याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में। आगे देखते हैं सम्मेलन। तो ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के ये बताइए कि ये सब न्यूज शेष पृष्ठ का है। तो इस प्रकार से हमारा पीडी खत्म हो गया। 2018 वाला राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो इस तरह से हमारा पीडी खत्म हो गया। और एपीडी का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। थोड़ा डिटेल से समझाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2 बार 4 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को प्रतियोगिता पर हमको आशा है कि याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।